वहीं दूसरी तरफ लोगों को बचाने वाली एक टीम एक घूमते हुए रास्ते के अंदर कदम रखती है। ये लोग एक रहस्यमयी पोर्टल के जरिए उस अनजान जगह के अंदर दाखिल होते हैं। इनका मकसद सिर्फ उस ठिकाने को ढूंढना है जहां हमारा बंदा अचानक से गायब हो गया था। हमारा एमसी फोंगी वहीं से लापता हुआ था और अब एल्डर वू और याओ उसे हर जगह तलाश रहे हैं। तभी वो घूमते घूमते एकदम सफेद चमकदार रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। ऊपर बिल्कुल साफ आसमान दिख रहा है और वो इशारा करके बताता है कि ये वही मनहूस जगह है, ये वही ठिकाना है जहां उस काली लहर ने हमारे साथी को अपने अंदर निगल लिया था। हालांकि यहाँ का नजारा इतना ज्यादा बदल चुका है कि एल्डर वू खुद भी इसे देखकर दंग रह गया है। वो हैरानी में डूबा हुआ है कि इतना बड़ा उलटफेर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। वो सोच रहा है कि वो डर पैदा करने वाली काली ताकत और भयानक माहौल कहाँ चला गया। वहां मौजूद सदियों पुरानी कब्रें और निशानियां भी बिना किसी निशान के गायब हो चुकी हैं। लेकिन अभी वो कुछ समझ पाते तभी अचानक आसमान बीच से दो टुकड़ों में फटने लगता है। उस फटे हुए आसमान से इतनी भयानक काली शक्ति बाहर निकलती है कि सबकी हालत खराब हो जाती है। बचाने आई ये टीम तो इतनी खतरनाक ताकत को देखकर बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। इतनी ज्यादा शक्ति का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। और तभी हमारा एमसी फोंगी ऊपर से नीचे गिरता है। हमारा एमसी उस दरारे से निकलकर सीधा उस सफेद मिट्टी पर आ गिरा है। अरे भाई, वो खुद हैरान है कि वो अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया। उसने तो बस उस नए तख्त से निकलने वाली अनोखी ऊर्जा का पीछा किया था ताकि उस शक्ति के सहारे वो वापस अपनी असली दुनिया में लौट सके। देखो यार, उसके शरीर से निकलती सुनहरी रोशनी को देखकर वो और याशा ने फौरन हमारे फोंगी को पहचान लिया है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का अभी भी जिंदा है और उसके अंदर से अब ऐसी रूहानी ताकत निकल रही है जो एल्डर वू की अपनी शक्तियों से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है। वू को उस जवान योद्धा की उस भयंकर दहशत का एहसास होने लगता है। वो समझ चुका है कि इसकी ताकत अब सब पर भारी पड़ने वाली है। इसका नया रूप जिन गॉन रेल्म के तीसरे दर्जे को भी पीछे छोड़ चुका है। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, फोंगी ने तुरंत पीछे पलट कर देखा। उसकी वो चमकती हुई लाल आंख उन बड़े बुजुर्गों को घूरने लगती है जो लड़ाई के मैदान से सीधा नीचे उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। तभी याओ ने आगे बढ़कर बड़े गर्व से फोंगी का हाथ थाम लिया। उसने बताया कि वो शिया नेशन स्पिरिट एसोसिएशन का सबसे बड़ा मुखिया है। वो बड़े मान सम्मान के साथ अपना परिचय उसके सामने रखता है। उसने ऐलान किया कि वो सब यहाँ सिर्फ इस महान योद्धा को लेने आए हैं ताकि वो इस सीलर को इज्जत के साथ उसके घर वापस ले जा सकें। हमारे एमसी ने भी बड़ी शराफत के साथ उनका स्वागत मंजूर कर लिया। लेकिन भाई, हमारा एमसी चुपचाप खड़ा होकर इस नई मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। उसने इस याओ का नाम पहले कभी नहीं सुना था, तो उसने यही माना कि जरूर जब वो यहाँ नहीं था तभी इस बंदे को कोई बड़ा ओहदा मिला होगा। तभी याओ कहता है कि शायद एक नई ताकतवर कुर्सी के आने की वजह से ही शायद ये जगह और रास्ते इतने अजीब हो गए हैं। और फिर हमारा एमसी बताता है कि वो उस इलाके के अंदर फंसा हुआ था और बस भटक रहा था क्योंकि उसके पास धरती पर जाने का कोई सही रास्ता या निशाना नहीं था जब तक किस्मत से उसकी मुलाकात इन लोगों से नहीं हुई। लेकिन अब हमारे एमसी को अचानक बड़ी घबराहट होती है और वो गुजारिश करता है कि उन्हें बिना देरी किए तुरंत ताइशी शहर वापस निकलना होगा। ये सुनकर एल्डर वू और बाकी पुराने खिलाड़ी तुरंत मान गए क्योंकि उन्हें इस नए और ताकतवर लड़के की मदद करने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। अब एक पल का वक्त भी बर्बाद नहीं किया गया और सबने मिलकर अपनी सारी रूहानी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया ताकि वापसी के लिए एक बहुत बड़ा नीले रंग का दरवाजा खोला जा सके। और जैसे ही वो लोग उस पर से गुजरे, हमारे एमसी के दिल में एक बुरा डर बैठ गया। उसे एक बहुत ही बुरा इशारा मिलता है कि उसका भाई लेनी किसी बहुत बड़ी और जानलेवा दिक्कत में फंसा हुआ है और वो बस यही दुआ मांग रहा है कि काश ये सब सिर्फ उसकी सोच हो। लेकिन तभी वो तेजी से उड़ते हुए उस घूमते हुए नीले पोर्टल के पास हमारे एल्डर वू खड़े हैं। वो अपने मन की उत्सुकता को दबाकर बिल्कुल शांत दिख रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि आखिर फांगी उस खौफनाक काली लहर से जिंदा कैसे बच निकला और इतनी बड़ी ताकत यानी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू उसने कैसे हासिल कर ली। भाई कमाल है। अब उस पोर्टल से दूर देखें तो ताइशी शहर में हर तरफ तबाही मची है। पूरे शहर में बस अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तेज बारिश उन धुएं से भरी टूटी गलियों को भिगो रही है जहां हमारे योद्धा अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं। इनका सामना उन दुश्मनों से है जो बाढ़ की तरह शहर में घुस आए हैं। तभी स्पिरिट एसोसिएशन का बड़ा अफसर मैदान में उतरता है। वो अपनी सुनहरी ढाल को आगे करता है ताकि उस छुपे हुए दुश्मन के घाती वार को रोक सके। जब वो दुश्मन उनका मजाक उड़ाता है तब उस अफसर को दुख के साथ ये एहसास होता है कि ये नीचे गिरे हुए लोग अब कितने निडर और बदतमीज हो गए हैं। ये लोग शहर का चैन छीनकर सारी ताकत बस अपने हाथों में समेटना चाहते हैं।
फिर वो एक गर्मा गर्म सुनहरी लहर छोड़ता है जो दुश्मनों को दूर फेंक देती है, और वो अपने लोगों को जोर से चिल्लाकर हुक्म देता है कि अब रुको मत, इन पर पलटकर वार करो और इनकी बैंड बजाओ। इसी घमासान लड़ाई के बीच उसे एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर मिलती है कि उस नए बने हुए इलाके के चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा था, अरे भाई, अब तो वो पवित्र तख्त भी खतरे में है और दुश्मन अंदर घुस चुके हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए वो बड़ा अफसर तुरंत अपने बंदों को हुक्म देता है कि जल्दी जाओ और तख्त की हिफाजत करने वाली आगे की टुकड़ी को पूरा सहारा दो। वो ऐलान करता है कि अब इस जगह पर वो अकेला ही दुश्मनों का सामना करेगा। अपनी जगह पर डटे हुए वो उन हल्ला बोलने वालों पर हमला कर देता है। वो सुनहरी आग के गोलों की एक पूरी बारिश ही कर देता है ताकि उन उछलकूद करने वाले कातिलों को वहीं पर ढेर किया जा सके। लेकिन जब उसका एक चेला थोड़ा हिचकिचाता है तो वो बड़ा अफसर सख्ती से उसे बात मानने और पीछे हटने का ऑर्डर देता है। अपने कान की मशीन को छूते ही उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागती है और वो एक बहुत जरूरी खबर सुनाता है कि अगर हमने हमले की इस लहर को झेल लिया तो हमारी जीत पक्की समझो। वहीं दूसरी तरफ बारिश से भरी उन सड़कों पर दो बहादुर योद्धा दुश्मन की फौज से बड़ी मुश्किल से लड़ रहे होते हैं। जैसे ही वोंग लैन और स्योंग इमिंग उस तेज बारिश में उनके करीब पहुंचते हैं तो वहां लड़ने वाले लोग बड़ी उम्मीद से पूछते हैं कि क्या बड़े दफ्तर ने मदद भेज दी है। तब सोंग इमिंग बताता है कि आज हर कोई यहाँ के ताइशी शहर के खजाने पर अपनी नजर टिकाए बैठा है। तभी हमारा एमसी वोंग लैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपना पुराना कर्ज चुकाने आए हैं। देखो भाई, सोंग इमिंग ने उनपे एक बड़ा एहसान किया और अपनी आग उगलने वाली ताकतवर मुक्का चला दिया जिसने उन हमलावरों को पूरी तरह से एक भयानक धमाके में लपेट लिया। और वो लोग उनकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो क्यों इतनी जान लगाकर लड़ाई रहे हैं एक ऐसे सीलर के लिए जो शायद मर चुका है। लेकिन सोंग इमिंग ने कहा कि ऐसी कमजोर और बिखरी हुई टोली को कोई हक नहीं है कि वो इस नए उतरे हुए तख्त की इतनी बड़ी ताकत का लालच करे। और जब दुश्मन पायनियर घमंड में उस मेटल एट्रीब्यूट वाले तख्त पर कब्जा करने चले तब वोंग लैन ने तुरंत अपनी पानी की शक्तियों का इस्तेमाल करके एक खतरनाक हमला कर दिया। उस हमले ने उन सबको पल भर में बर्फ के पुतलों में बदल दिया और अब ये दुश्मन एमसी के खास बंगलों तक पहुंच गए जहां हथियारबंद गुंडों की एक टोली को पता चल गया कि उन्हें सीलर का घर मिल चुका है। और वहां एक चोट खाया हुआ गुंडा बड़ी बेशर्मी से हंसने लगा और एमसी का सारा सामान हड़पने का ख्वाब देखने लगा और उन दो औरतों पर गंदी नजर डालने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे दरवाजा तोड़ पाते वहां एक अजीब और डरावनी धुन सुनाई देने लगी। बारिश की बूंदों के बीच एक अजीब धुन गूंजती है जहां एक पायोनियर अपनी चमकती हुई हरियाली फ्लूट बजा रहा है जिसमें से जादुई आवाज की लहरें निकल रही हैं जो वहां मौजूद चिल्लाते हुए दुश्मनों को बिना रुके नाचने पर मजबूर कर देती हैं। और बेचारे इतनी तगड़ी माइंड कंट्रोल देखकर दंग रह जाते हैं। इन्हें बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि मून सिटी पायोनियर की कैप्टन चेन रुओ है जो पास ही एक चट्टान पर खड़ी देखती है। वो उन तड़पते हुए गुंडों को ठंडे दिमाग से देखती है और तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि जो लोग कमजोर होने के बाद भी बेइंतहा लालच दिखाते हैं वो सच में बहुत खौफनाक होते हैं। तभी उस बंदिशों से भरी पहाड़ी के नीचे से एक नीली ताकत का धमाका तूफानी आसमान की तरफ निकलता है जिसे देखकर वहां दुश्मनों का पूरा झुंड जमा हो जाता है। आग की लपटों में लिपटा हुआ एक दुश्मन सबके ऊपर हवा में उड़ रहा होता है और पागलों की तरह हंसते हुए पूरे गर्व के साथ तख्त पर अपना हक जमा लेता है। फिर एक आंखें चौंधिया देने वाली नीली रोशनी का खंबा उस खतरनाक इलाके के बीचों बीच टकराता है जिससे इतनी जोरदार लहर निकलती है जो वहां आते हुए सारे दुश्मनों को झटके से पीछे फेंक देती है। वो देखो भाई, ये दुश्मन गुंडे अब हैरान होकर सब पहचानने लगे हैं। वो मेटल वाला दम घोटने वाला दबाव हर जगह फैल गया है। अरे ये तो उस तख्त की असली ताकत है और अब इन्हें सब समझ आ गया है। ये चीज तो इनके सबसे बड़े सुरमे को भी पीछे ढकेल रही है। इन गुंडों को एहसास हो गया है कि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली। तहिशी शहर के किसी बंदे ने पहले ही बाजी मार ली है, उस तख्त से नाता जोड़ लिया है और ये देखकर दुश्मन गुस्से में पागल हो गए। अब ये खून के प्यासे लोग सबको खत्म करने की कसम खा चुके हैं। वो लोग स्पिरिट एसोसिएशन और हर उस बंदे को मारना चाहते हैं जिसका रिश्ता उस सीलर से है ताकि वो इस शहर पर कब्जा कर सके। पूरे हल्ला गुल्ले के बीच में अचानक एक आवाज गूंजती है। हमारा एमसी यानी फैंगी पूछता है कि आखिर कौन उसे पुकार रहा है। वो एकदम से उन गुंडों की भीड़ के पीछे प्रकट हो जाता है। उसके चारों तरफ एक खतरनाक और डरावनी शक्ति दिख रही है। वो गहरी लाल रंग की ताकत घूम रही है और दुश्मन थर थर कांप रहे हैं। सब के सब डर के मारे वहीं जम गए हैं और उनकी जबान लड़खड़ा रही है। वो उसी बंदे का नाम ले रहे हैं जिसे उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था। हाँ भाई, वही असली सीलर। और अब हमारा एमसी अपनी भारी भरकम तलवार निकालता है। एक लाल रंग के पोर्टल से तलवार बाहर आती है और वो तैयार हो जाता है अपनी नई और धमाकेदार हेल सेबर वाली तकनीक दिखाने के लिए।
बेचारे दुश्मन डर के मारे बस खड़े खड़े देख रहे हैं। अब उन्हें अपनी मौत साफ दिख रही है, क्योंकि एमसी के अंदर खून की प्यास जाग चुकी है। अरे भाई, हमारे एमसी के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ऑरा जमा होने लगता है। फिर बस एक ही जोरदार वार से फैंगी ऐसी तबाही मचाता है कि पूरे मैदान जंग में आग की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ने लगती है। उसका ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहां आग का एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जो काली ताकत के साथ मिलकर दुश्मनों को पल भर में राख कर देता है। उन गंदे लोगों का पूरा झुंड एक पल में ही खत्म हो जाता है और पीछे रह जाती हैं तो बस जलती हुई लपटें। जब आग थोड़ी ठंडी होती है तो फैंगी की नजर पहाड़ पर जाती है। उसे वहां की रुकी हुई चोटी पर कुछ अजीब महसूस होता है। उसे अपनी बहन की शक्तियों का साफ एहसास होने लगता है। तब उसे समझ आता है कि उसका डर बिल्कुल सही निकला। उसकी कजन लेनई उस खतरनाक नए थ्रोन को हासिल करने की कोशिश में है। वो नया थ्रोन बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना है। पहाड़ की चोटी पर लेनई एक हरे चमकते गोले के अंदर तैर रही है। वो उस डरावने मेटल वाले थ्रोन के बिल्कुल सामने खड़ी है। उसने बिना डरे उस थ्रोन की हद में कदम रख दिया है। वो अपने पक्के इरादे के साथ अपनी जान देने को तैयार है, क्योंकि उसे हर हाल में अपने शहर की हिफाजत करनी है। वहीं नीचे कैप्टन सू शील्ड को संभालने की कोशिश में लगी है, लेकिन बेचारी की हालत खराब हो रही है और वो हिम्मत हार रही है। वो पसीने पसीने हो चुकी है और उसकी सांसें फूल रही हैं। अरे भाई, उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उसने ठान लिया है कि वो अपनी जान की बाजी लगा देगी। वो तब तक यी की हिफाजत करेगी जब तक उसकी सारी रूहानी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। मन ही मन वो उस नए खिलाड़ी को कामयाब होने के लिए दुआ दे रही है। लेकिन तभी अचानक अर्ग गईरे उस हरी रुकावट को चीर कर रख दिया। देखो कैसे उसने उस सारे घेरे को मिट्टी में मिला दिया और बचाव को तोड़ दिया। ये देखकर चिंगिंग जोर से चिल्लाई और उसे बड़ा झटका लगा। वो परेशानी में सोचने लगी कि आखिर कौन उनकी हदों के अंदर घुस आया है। इस हमले की वजह से उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसकी हालत बिगड़ गई। देखो यार, उस झटके ने उसे इतना दुख पहुंचाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरने लगी, तभी कुछ अचानक हुआ। उसके सुनहरे बालों वाले पहरेदार ने उसे गिरने से पहले ही लपक कर संभाल लिया। वो घबराया हुआ गार्ड हैरत के मारे ऊपर देखने लगा। वो डर और हैरानी में उस महान सीलर का नाम हकलाते हुए लेने लगा। अरे भाई, हमारे एमसी ने तो वहां आकर बड़े सुकून से उसे सलाम किया। वो उसे हैरत और सुकून के साथ बस देखती ही रह गई। उसे एहसास हो गया कि आखिरकार शहर का सबसे बड़ा रखवाला वापस लौट आया है। अब उसे समझ आ गया था कि उनका असली हीरो उनके सामने खड़ा है। जब हमारे एमसी ने देखा कि उसका भाई इस टूटे हुए घेरे की वजह से खतरे में है, वो घेरा तो अब टूट चुका था और उसका भाई बिल्कुल अकेला रह गया था। तभी एमसी ने बिना किसी देरी के फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अपनी घूमती हुई लाल ताकत को उसकी तरफ भेजकर उसकी मदद करने लगा। अरे भाई, हमारा एमसी कितनी सफाई से हवा में ही लेनी को थम लेता है। फिर उसकी जबरदस्त ताकत उस बेचारी को हर तरफ से घेरने लगती है। ये चमकता हुआ गोला उसके लिए एक मजबूत ढाल बन जाता है, जो उसे हर तरह की मुसीबत और खतरे से बचा कर रखता है। अब चाहे वो सिंहासन कितनी ही आफत क्यों ना मचाए, उस जानलेवा दबाव का अब उस पर कोई भी असर नहीं होगा। भले ही वो उस तूफानी पहाड़ की चोटी कितनी ही भयानक क्यों